हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो अभी और कुछ 4-5 कंपनीज हैं जिनका कल का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि लाइक उनको इस एक सेकंड वीडियो में ये पूरा कवर कर ले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैट्सुन एग्रो की। तो हैट्सुन एग्रो एक डेयरी कंपनी है बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया। आपने इनके ब्रांड्स देखे होंगे अगर आप कर्नाटका या तमिलनाडु से हो। ये कंपनी का, तो अगर मैं थोड़ा सा डेयरी कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक पहले ये क्या करते हैं। इनके एक साइड में बहुत सारे डेयरी फार्मर्स होते हैं जहां से ये लोग दूध को कलेक्ट करते हैं, मतलब मिल्क कलेक्ट करते हैं। फिर उनको प्रोसेसिंग में डालते हैं, चिलिंग मशीन में डालते हैं, एंड उसके बाद अपना ब्रांडिंग करके आइदर वो मिल्क बेचते हैं या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल कर्ड हो गया, घी हो गई, पनीर, आइसक्रीम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग यहाँ पे कि अगर आप सिर्फ मतलब से मिल्क उठाया मिल्क फार्मर से और सिर्फ लेट से उसको प्रोसेस करके ऐसे दूध बेचा, तो वो एक कॉमोडिटी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। गॉट इट? तो कल जाके अगर मिल्क प्राइसेस ऊपर नीचे करेगा तो जो दूध आप बेच रहे हो उसका प्राइसेस भी ऊपर नीचे करेगा। इसीलिए डेयरी कंपनीज क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में फोकस करते हैं। आपने अगर पारक मिल्क फूड्स या दोदला डेयरी भी पढ़ोगे ना, तो वहां भी यही हो रहा है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट पे सबकी ज्यादा फोकस है, राइट? अब तो मैं देख रहा हूं कि लोग मतलब कंपनी जैसे वे प्रोटीन भी बनाने लग गया, राइट? तो वे प्रोटीन हो गया पनीर, कर्ड, चीज, फिर उसके बाद आपका आइसक्रीम अगर आप बोलोगे, ये सारे प्रोडक्ट्स में कंपनीज का, बिकॉज इफ यू कन्वर्ट मिल्क से लेके ये सारे प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे क्या है, आप कस्टमर्स के ऊपर एक बार्गेनिंग पावर रख सकते हो, राइट? सो जो इतना वॉलेटाइल जो मिल्क प्राइसेस होगा, उससे शायद आपका आइसक्रीम का प्राइसेस या से फॉर एग्जांपल कर्ड का प्राइसेस उतना चेंजेस ना हो, ठीक है? तो अभी तो अगर हम हैट्सुन एग्रो का बात करें तो हैट्सुन एग्रो ऑफ कोर्स ये दोनों सेगमेंट में ही है, ठीक है? मिल्क भी बनाते हैं, मतलब मिल्क प्रोसेस भी करते हैं, और उनका वैल्यू एडेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है। सो यहाँ पे कंपनी का इफ आई टेल यू द नंबर्स, ये नंबर्स बहुत ही टेपिड आ रहा है। पिछले साल भी, इवन इस साल का भी अगर मैं Q1 FY25 का बताऊं, सो द सेल्स ग्रू ओनली 9.5% के आसपास। ये जो सारे डेयरी कंपनीज है ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनमें कोई तगड़ा ग्रोथ रेट नहीं है। मतलब आई नो अभी ये पारक मिल्क फूड्स या उमंग डेयरी या दोदला डेयरी, इनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं सिंस इस स्पेस को मतलब काफी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। एक तो है कि लेकिन इनका मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, और वो मार्जिन्स भी फ्लक्चुएट करते हैं बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस है मिल्क, वो कॉमोडिटाइज्ड है। एंड दूसरे साइड में क्या है ना, दूसरे साइड में यही है कि लाइक यहाँ पे आपको हमेशा नया मिल्क फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा, और आपको मतलब देखिए, अगर आपका प्रोक्योरमेंट का रेट नहीं बढ़ा मिल्क का, तो आप से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दूध क्या ही बेचोगे, क्या ही, और ज्यादा से ज्यादा चीज बेचोगे। तो खेल बन जाता है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का गेम, ठीक है? सो जितना आप, और सिंस यहाँ पे मेजॉरिटी जगह में आप देखोगे यू आर ऑल्सो कॉम्पिटिंग विद द स्टेट कोऑपरेटिव्स, लाइक फॉर एग्जांपल अमूल हो गया, फिर आपका नंदिनी हो गई। सो यहाँ पे बात वही पे है ना कि लाइक एक कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट है, हर जगह में बहुत से तगड़ा कॉम्पिटिशन है, राइट? तो ये बात पूरा वॉल्यूम का आता है, ये पूरा डेयरी सेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे कंपनीज में मुझे उतना ग्रोथ नहीं दिखता है व्हेन इट कम्स टू टॉप लाइन का सेल्स ग्रोथ। और ऑफ कोर्स मैं बाकी कंपनीज का ऑफ कोर्स जब रिजल्ट आएंगे तो तब उसके बारे में बात करेंगे। हैट्सुन एग्रो का नंबर वही 9.5% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, नॉट दैट ग्रेट। कंपनी का मैनेजमेंट ने पिछले 1-2 क्वार्टर से ये भी बता रहा है कि कुछ मतलब यहाँ पे उनका क्या बोलते हैं, मिल्क शॉर्टेज के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, राइट, कि अगर आप मिल्क का शॉर्टेज हो रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका प्रोडक्शन में भी इफेक्ट होगा, तो आपका सेल्स ग्रोथ में भी इफेक्ट होगा, जो दिख भी रहा है। तो ये हो गई हैट्सुन एग्रो। दूसरा एक कंपनी है जो आइसक्रीम बनाती है, उसका नाम है शीतल कूल प्रोडक्ट्स। तो अगर आप गुजरात से हो तो आपको पता चलेगा कि ये लोग आइसक्रीम बनाते हैं, फ्रोजन फूड में सेगमेंट में है, और दूसरे साइड में आपका ये इनका एक नमकीन का भी एक पोर्टफोलियो है। शीतल कूल प्रोडक्ट्स एक अच्छी कंपनी है। मतलब अगर आप गुज्जू से अगर आप बात करो तो वो बोलेगा कि लाइक वो अमूल टाइप का ही, मतलब अमूल टाइप का क्वालिटी रखते हैं, और वो लो टिकट आइटम 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए का वो आइसक्रीम बेचते हैं। मैं कभी गुजरात नहीं गया एक्चुअली, लेकिन मैंने जितने भी मेरे गुज्जू दोस्त है या मैं लोगों से बात किया, तो उनका तो रिव्यू ढंग का ही आता है प्रोडक्ट का। एक चीज है जो मुझे कंपनी के बारे में, ऑफ कोर्स दे आर स्केलिंग इन गुजरात, लेकिन ये गुजरात के बाहर उतना फोकस नहीं रखते। होता है ना कि लाइक हम अगर कोई भी कंपनी को लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो छोटी साइज की हो, इसका मतलब ये नहीं कि छोटी कंपनी का मार्केट कैप बड़ा ही बन जाएगा। मार्केट कैप छोटा से बड़ा तब बनता है जब लेट्स से कोई कंपनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नेशन से चालू होकर पैन इंडिया स्केल करता है, या फिर एटलीस्ट कोशिश करता है। शीतल कूल प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट तो मुझे
लगता है कि मतलब मैंने जितने उनका आई गेस कॉन कॉल वगैरह होता नहीं है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के वही समझा था उनका कि लाइक ये लोग वो गुजरात बेस्ड ही रहना चाहते हैं, ज़्यादा दे डोंट वांट टू लाइक फ्लाई बियॉन्ड देयर मेन होम स्टेट। सो वो मेरे लिए एक नेगेटिव वाला पॉइंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी छोटी से बड़े बने, स्केल बने, मैनेजमेंट बहुत हंग्री रहे, है ना। तो नया जगह में जाके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाए, दुकानें खोले, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वरना सेल्स में वो तगड़ा ग्रोथ कहाँ से आएगा। तो शीतल का वही है, मतलब इनका स्केलेबिलिटी के इशू की वजह से इनका, अगर मैं नंबर्स बताऊं, इनका सेल्स का 5-6% का डिग्रोथ हुआ है। मतलब पिछले साल अगर 100 रुपए सेल्स किया तो इस बार 95 रुपीज का सेल्स किया। सो Q1 ओवर Q1 में सेल्स यहाँ पे डिग्रो किया। ऑफ कोर्स ना, बिकॉज यहाँ पे अगर आपका ज्योग्राफी लिमिटेड है तो आपका सेल्स भी लिमिटेड होगा। और यहाँ पे ये जो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स वाले कंपनीज है ना, इनका हमेशा ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन नहीं करने का, बिकॉज सोचिए कि अगर आप विंटर सीजन के साथ उसके सब्सिक्वेंट समर सीजन को कंपेयर कर लिया तो हमेशा सेल्स ऑन क्वार्टर बेसिस विल गो अप, राइट, बिकॉज लोग विंटर से ज्यादा समर्स में आइसक्रीम खाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा YOY कंपेयर करनी है, ताकि वी कंपेयर द समर सीजन विद समर, विंटर विद विंटर। गॉट इट। तो ये दिमाग में रखने का, वरना बहुत लोगों को क्या लगता होगा, बिकॉज अगर आप शीतल का नंबर भी देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख के आपको क्या लगेगा कि लाइक बहुत तगड़ा नंबर्स किया है, मतलब द सेल्स आई थिंक वेंट अप बाई 40-30% के ऊपर, लेकिन वो नहीं है। बिकॉज इफ यू लुक एट Q4 ऑफ FY25 तो वो था जैन फेब मार्च का पीरियड, जबकि विंटर पीरियड जाता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये जो पीरियड था वो है आपका अप्रैल, मई एंड जून, राइट, विच आर बेसिकली पीक समर सीजन। तो यू कैन नॉट कंपेयर विंटर विद द समर सीजन, राइट। तो हमेशा यहाँ पे, सिंस मैंने आपको यही बोला ना, सेल्स गिरा 5% कैसे, व्हेन यू कंपेयर द अप्रैल में जून का क्वार्टर लास्ट फिस्कल टू अप्रैल में जून का क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल। सो नॉट अ गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम शीतल। अब हम थोड़ा बात करते हैं स्पाइस जेट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, स्पाइस जेट का तो बहुत ही बुरा हालत हो गया था, एकदम बंद होने के मतलब एकदम लास्ट स्टेप तक वो आ गया था, लेकिन वो टिक गया, ठीक है। वो स्पाइस जेट अभी टिक गया। सबको लगा था कि जेट एयरवेज की तरह स्पाइस जेट का भी वैसे ही हालत होगा, क्योंकि उनका बैलेंस शीट एकदम टूटा फूटा हो गया था, लॉसेज वाइडनिंग कर रहा था। लेकिन मैं इस मतलब कल जब स्पाइस जेट का रिजल्ट आया, मुझे उतना बुरा नहीं लगा। इन अ वे के लाइक देखिए, हमें देखना पड़ेगा एक बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, rather than से फॉर एग्जांपल उसका स्टैटिक नंबर क्या है। मतलब आज भी आप देखोगे स्पाइस जेट का FY24 जो लास्ट फिस्कल हुआ, राइट, उसमें उनका लॉसेस तो हुआ है, ठीक है, लेकिन FY23 से कम लॉसेस है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दे आर नैरोइंग डाउन ऑन देयर लॉसेस, मतलब दे आर गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। ये डायरेक्शन ठीक है, राइट। मतलब सोचिए कोई कंपनी अगर लॉस में है और लेट से वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, आप देखोगे वैसा स्टॉक बढ़ता है। और दूसरे साइड में एक कंपनी जो प्रॉफिट में है लेकिन लेट से उसका प्रॉफिट्स घटते जा रहे हैं, आप देखोगे उसका स्टॉक नीचे जा रहा है। गॉट इट। तो यही होता है कि मार्केट हमेशा आगे का देखता है, कंपनी किस दिशा में जा रहे हैं, rather than where they are today, ठीक है। तो स्पाइस जेट का अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ अगर डेटा का बात करूं तो यहाँ पे उनका लॉसेज नैरोड बाई 73%, ठीक है। मतलब 73%, मतलब अगर उनका 100 रुपए का पहले लॉसेज हुआ करता था, अभी लॉसेज है सिर्फ 27 रुपीज, ठीक है। तो एकदम मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर बोल के क्या ही फायदा, आपको समझ में आनी चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। रिसेंटली उनके पीपीटी जो दिया गया, कल उनका रिजल्ट आया था, तो उनके पीपीटी में ये भी दिया था कि लाइक वो लोग अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस में बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले उनका आई गेस पहला इंटरनेशनल जो फ्लाइट जाता था वो बैंकॉक जाता था, अभी वे लोग बता रहे हैं कि हम लोग फुकेट इज अनदर प्लेस इन बैंकॉक, मतलब इन थाईलैंड ना, साउदर्न पार्ट्स ऑफ थाईलैंड में है, तो वो फुकेट भी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ना, आज अगर कोई कंपनी भी लॉजिकली अगर आप सोचोगे नया डेस्टिनेशन से ऐड कर रहा है, मतलब वो तो अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। अगर कोई नया डेस्टिनेशन ऐड नहीं होता या पुराने डेस्टिनेशन के फ्लाइट्स बंद हो रहे होते, तब आपको पता चलता कि भाई ये तो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे लॉसेस नैरो हो रहा है, नया डेस्टिनेशन ऐड हो रहा है, और एक और यहाँ पे डेटा पॉइंट है, उसको बोलते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का मतलब ये है कि अगर एक प्लेन में लेट से, तो यहाँ पे स्पाइस जेट का लोड फैक्टर में कुछ 90% के आसपास है। मतलब क्या है, मतलब अगर 100 लोगों का फ्लाइट में सीट्स होते हैं फॉर 100 पीपल, उसमें से 90 पीपल आर फिलिंग द सीट्स। तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है ना। इवन आई थिंक इंडस्ट्री का भी लोड फैक्टर इज वेरी हाई, इंडिगो का भी तो वेरी हाई, बिकॉज इंडिगो इतने बड़े बेस में भी आई थिंक दे ग्रीव नॉर्थ ऑफ 20% इन FY24 ओवर 23, राइट। और इंडिगो को तो इतने सारे प्लेन्स ऑर्डर किया। सो एयर
एयरलाइन सेक्टर तो वैसे ही वापस आ रहा है, इंडिगो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि स्पाइसजेट का भी लॉसेस कम होते जा रहे हैं, राइट। सो इंडिगो तो आई गेस सबको पता है, लेकिन मुझे लगा कि स्पाइसजेट के बारे में बात करें, बिकॉज स्पाइसजेट को मैं पिछले 2-3 क्वार्टर से देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ये लोग इंप्रूव किए जा रहे हैं, राइट। इसी वजह से तो लॉसेस नैरो हो रहा है। सो दूसरा एक जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं RASK, रैस्क मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, ठीक है। तो रैस्क बेसिकली कैसे होता है, रैस्क में यहाँ पे देखना पड़ता है कि रैस्क का ग्रोथ क्या है, ठीक है। अब ये ग्रोथ आता है दो तरीके से, एक तो हम देखेंगे लोड फैक्टर क्या है, मतलब कितने रेट से, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ क्या हो रहा है, और दूसरे साइड से हम देखेंगे कि लाइक क्या एयरलाइंस के पास वो क्षमता हो रहा है कि लाइक थोड़ा थोड़ा करके टिकट का प्राइसेस बढ़े। तो यहाँ पे रैस्क का जो ग्रोथ था वो 8% था, 7% लोड के वजह से बढ़ा, मतलब लोड फैक्टर, और बाकी का जो 1% है वो है कि सब ये जो स्पाइसजेट है, इंडिगो है, इन्होंने क्या किया, अपने फेयर्स को बढ़ाया। तो सोचिए ना, आप कोई भी सेक्टर में, होटल हो या हॉस्पिटैलिटी हो या एयरलाइंस हो, अगर कोई भी सेक्टर में आप देख रहे हो कि प्लेयर्स अपने फेयर्स को बढ़ा रहा है, मतलब क्या है, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, वरना कोई फेयर कैसे बढ़ाएगा। फेयर मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लाइक आपका सीट का फेयर के बारे में, ठीक है। तो ये एक अच्छी पैरामीटर है जो आप देख सकते हो। तो स्पाइसजेट को थोड़ा बहुत देखना, क्या पता वो प्रॉफिटेबल बने। एंड बाय द वे उनका जो Q4 का नंबर था, मतलब Q4 ऑफ FY24, उन्होंने प्रॉफिट्स दिखाया भी, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में अभी वो लॉसेस में है, लेकिन वो नंबर नैरो हो रहा है। सो यहाँ का ट्रेंड मुझे लगता नहीं है, मतलब ट्रेंड है ही कि लाइक दे आर मूविंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। अब हम थोड़ा लास्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जियो फाइनेंशियल्स। जियो फाइनेंशियल्स के बारे में मैंने पूरा बिजनेस मॉडल पे वीडियोस भी बनाए थे पहले 1-2 बार, लेकिन उसके बारे में फिर से थोड़ा बता देते हैं। अभी वो क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने का कोशिश कर रहे हैं। उसका बहुत सारे सब्सिडियरीज रहेगा, ठीक है। एक हो गया उनका जियो का पेमेंट्स बैंक, फिर उसके बाद उनका सारे पेमेंट सर्विसेज होगा, पेमेंट गेटवे एंड ऑल दैट, POS मशीन एंड ऑल दैट रहेगा। फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज में घुस रहा है भाई, एक ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर करके, और उसके साथ साथ वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग में भी जा रहा है। एंड आई थिंक दे हैव टाइड अप विद 24-25 इंश्योरेंस कंपनीज। फिर उनका एक लीजिंग बिजनेस भी चालू किया, मतलब से फॉर एग्जांपल ये जो जियो का एयर फाइबर आता है, या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई बैटरी हो जाता है, सो रादर देन कस्टमर को बता रहे कि आपको ये खरीदना नहीं पड़ेगा, ये सारे सामान आप लीज कर सकते हो, राइट। तो लीज करने से क्या होता है, आपका कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजों पे जियो अभी फोकस कर रहा है। तो जियो का देखिए, जियो का अभी अगर आप नंबर्स देखोगे, मैं बोल सकता हूँ कि लाइक देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स फ्लैट है, पैड भी मोटा मोटी फ्लैट है एंड ऑल दैट, बट अभी भी देखोगे इसका बिजनेस मॉडल इज टेकिंग शेप, ठीक है। बिजनेस मॉडल इज टेकिंग शेप का मतलब है ये जो मैंने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग का बात किया, जो जियो फाइनेंस काम कर रहा है विद ब्लैक रॉक, ठीक है। तो 50-50 का एक जॉइंट वेंचर है जियो एंड ब्लैक रॉक का। तो यहाँ पे ये लोगों ने क्या बताया अपने प्रेजेंटेशन में कि लाइक दे हैव आइडेंटिफाइड सम सीनियर मैनेजर्स, ठीक है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स दे वुड वांट टू स्केल अप इन टर्म्स ऑफ उनका डिपॉजिट टेकिंग में, बिकॉज उनका जो पेमेंट्स बैंक है, पेमेंट्स बैंक क्या होता है, लेंड नहीं कर पाते हैं बट दे कैन टेक इन डिपॉजिट एंड दे कैन सेल यू ऑल सच फिनेंशियल सर्विसेज, राइट। तो पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक था, ये जियो का पेमेंट्स बैंक एकदम सिमिलर मॉडल ही है, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे करके स्केल अप कर रहे हैं। और एक चीज आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये पूरा एकदम एक पूरा फिनटेक मॉडल है, ठीक है। इनका कोई लेगेसी सिस्टम नहीं है, इनका कोई ब्रांचेस नहीं होने वाला है। तो इनका मैनेजमेंट भी यही बताया था 3-4 महीने पहले जब उनका मतलब फिस्कल ईयर एंड हुआ था, दे एक्चुअली सेड कि लाइक दूसरे फाइनेंशियल्स को लेगेसी सिस्टम से लेट्स से अभी AI ML ये सब ERP इन सब में आना पड़ रहा है, इसलिए बहुत खर्चा हो रहा है। जियो का तो कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, बिकॉज ये तो था ही नहीं एज अ कंपनी। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ना। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इनको उतना खर्चा नहीं हो रहा है जितना लेट से उनका लेगेसी पीरियड्स को हो रहा है। सो ये बात है, जियो का तो ऑफकोर्स बहुत ही स्कोप है, लेकिन मेरा पॉइंट एक ही बात में आता है कि लाइक अगर एक कंपनी का बहुत तगड़ा स्कोप है, सालों से स्कोप है, बिकॉज सबको पता है जियो का इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो वो अपने क्लाइंट्स को क्रॉस सेल कर ही सकता है फिनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच के। फिर बाय द वे इन्होंने अपना ऐप का भी बीटा लॉन्च कर दिया, राइट। वहां पे भी ये लोग धीरे धीरे करके कंज्यूमर लोन्स देने लग गए, राइट। और उसके बाद लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स देने लग गए। तो धीरे धीरे करके इनका बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। जियो का कितना कंज्यूमर बेस है टेलीकॉम में, वो तो आपको पता ही है। द पॉइंट आई एम सेइंग इसके लिए कैसे बिजनेसेस पे इसको ट्रैक करो एंड पोजीशन को बिल्ड करो, रादर देन पुटिंग ऑल योर मनी जियो पे, ये सब अंबानी और अदानी सोच के, ठीक है। बिकॉज इन्वेस्टिंग वैसे नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी चला ले, अंबानी चला ले या मैं चला लूं, अगर कंपनी
कंपनी में ग्रोथ नहीं आता है और प्रॉब्लम दिख जाता है ना, तो उसका स्टॉक तो नीचे ही जाएगा, मतलब पैसा तो नहीं बनाएगा। ये सोच के तो नहीं कि भाई अंबानी है तो पैसा बना ही देगा। तो वो चीज़ों पे मत रहना। ट्रीट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक एनी अदर बिजनेस। ट्रैक करते जाओ हर क्वार्टर, जैसे मैंने इस क्वार्टर का रिजल्ट आपको बताया, राइट, बिजनेस पे क्या क्या हो रहा है, अभी भी सब कुछ बन रहा है। तो अगर आपको लगता है कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है तो इसके साथ पैसा लगाओ और बड़ा होते रहो, लेकिन ट्रैक करो। बिजनेस जैसा करेगा उसके अनुसार आप पैसा डालोगे या निकालोगे। गॉट इट? ऐसा नहीं है कि लाइक जैसे मैंने बताया कि आप डिसाइड कर लिया, राइट, कि अंबानी है तो पैसा बना ही लेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज बिजनेस, राइट। और अगर बिजनेस पे अगर ईपीएस नहीं बढ़ता है तो शेयर होल्डर्स डू नॉट मेक मनी। सो ये हो गया। तो चलो यहाँ पे तो हमने कुछ 4-5 कंपनीज कर लिया। पिछले वीडियो में आई थिंक आई कवर्ड 5 to 6, तो टोटल 9 to 10 कंपनीज हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आज जो भी रिजल्ट्स आएगा उसका मैं वीडियोस बना के कल आपको इसी टाइम में ऐसे ऐसे देते रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।